फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है छंद परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से छंद है और छंद क्या होता है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको जो है बिंब विधान नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बिंब विधान जो है आपके लिए नया है एकदम। और जो छंद वगैरह वो आप पढ़ते आ रहे हो, आपने कभी पढ़ा भी तो आपको उसके बारे में जो है आइडिया। और ये जो छंद है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी रहता है, इसलिए जो है मैं आपको ये पहले पढ़ा रही हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको जो है बिंब विधान समझा दूंगी। करते ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है आपके ये 4 ही दिए हैं: सोरठा, कवित्त छंद, सवैया छंद और रुबाइया छंद। इसे ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट में ही यही दिए हैं, तो हम इन्हीं को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। करते छंद की परिभाषा की। हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ लें कि छंद की परिभाषा लिखिए, तो आप देखते हैं इसकी परिभाषा। काव्य शास्त्र के नियम अनुसार कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है, उसे जो है छंद कहते हैं। मतलब ये है कि जो हमारा काव्य शास्त्र उसके अनुसार या तो कोई कविता हो या तो कोई काव्य हो, उसमें मात्रा हो, वर्ण यानी अक्षर, गण, यति, लय, इन सब का जो है विचार करके हम जो हमारे शब्द की योजना बनाते हैं उसे जो है छंद कहते हैं। को जो है इसमें वर्ण, गण, यति, लय ये समझ में नहीं आया होगा, तो ये मैंने आपको अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको ये डिटेल में बताने ही वाली हूँ। तो मैं इसे आपको डिटेल में बताऊंगी तो ये आपको परिभाषा और अच्छे से आ जाएगी। तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट में। देखिए, जो है 6 अंग होते हैं। पहला चरण, दूसरा वर्ण और मात्रा, तीसरा यति, चौथा गति, पांचवा तुक और छठा जो है गण होता है। तो आपको ये याद रखना है कि छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के जो है 6 अंग होते हैं। को जो है शायद कहीं कहीं ज़्यादा भी बता दे, पर जो मेन है वो ये 6 ही हैं और आपकी बुक में भी जो है 6 को ही बताया गया है। सोच रहे होगे क्या आपने जो डेफिनेशन करवाई है उसमें सब वर्ण, गण, यति, मात्रा इन सब के पॉइंट भी इसमें, लेकिन लय क्यों नहीं है? तो लय इसलिए नहीं है क्योंकि लय जो है वो यति और गति से मिलकर बनता है, इसलिए जो है आपकी बुक में जो है इसको एक पॉइंट नहीं माना, क्योंकि ये इन दोनों के मेल से ही बनता है। जो पॉइंट ऊपर लिखे हैं उन्हीं के जो है नीचे 6 अंग दिए हुए हैं। तो आप यही सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। 6 अंगों को जो है डिटेल में अपन देखते हैं कि होते क्या है ये। देखिए, जो 6 अंग है उनमें से पहला वाला है चरण, तो अपन उसको देख लेते हैं। छंद शास्त्र में चरण का अर्थ है छंद का चतुर्भाग। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। सोच रहे होगे कि आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप इसे समझ लीजिए और आप इसे जो है अपने मन से लिख सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आ चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा आया था। और ज़्यादातर जो मैंने आपको 5 बताया, सोरठा, कवित्त, सवैया, इनमें से तो आता ही है। जो मेन छंद होते हैं उनके तो आते ही। ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन है कि इनसे मिलकर जो है छंद बनता है। जो छंद का शास्त्र है उसमें जो है चरण का अर्थ क्या होता है। चरण का अर्थ जान लो कि छंद का जो है चतुर्भाग, छंद में जो है 4 भाग होते हैं, उसका जो लास्ट वाला भाग होता है उस चतुर्थ भाग वो क्या होता है, चरण होता है। और क्या लिखा है, छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि छंद में कितने 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रम अनुसार नियोजित रहती है। जो भी चरण है उनमें जो है वर्णों और मात्राओं दोनों की जो संख्या रहती है वो क्रम अनुसार रहती है। अनुसार मतलब व्यवस्थित ढंग से अपने अनुसार लाइन से रहती है। ऐसा चरण से बस इतना याद रखना है कि चरण का अर्थ क्या होता है, चतुर्थ भाग। और जो चरण होता है उसमें जो है वर्णों और मात्राओं की संख्या जो है क्रम अनुसार रहती है। बस इतना याद रखना है। बात करते हैं वर्ण और मात्रा की। यानी अक्षर होता है और मात्रा यानी मात्रा होता है, आपको पता ही। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जो भी अक्षर लिखें उनके जो उच्चारण यानी उनको जो बोलते हैं अपन, उसमें जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, हम मात्रा कहते हैं। वर्ण मात्रा की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। अब जो वर्ण है यानी जो अक्षर है वो मात्रा की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लघु वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। लघु है उसमें जो है
लघु वर्ण में एक मात्रा होती है। जो लघु यानी छोटा होता है तो उसमें मात्रा भी कितनी, एक ही होती है। और जो दीर्घ वर्ण होता है उसमें जो है कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। इनका चिन्ह भी देख लीजिए। लघु चिन्ह का कैसा चिन्ह रहता है, तो उसका जो है एक डंडा रहता है। और गुरु का चिन्ह, अब आप बोलोगे गुरु कहाँ से आ गया, दीर्घ है उसी को जो है गुरु बोलते हैं, तो इसलिए ऐसे याद रखते हैं लघु और गुरु। दीर्घ को ही उन्होंने गुरु कह दिया है, तो आपको ये याद रखना है। तो वर्ण यानी गुरु का चिन्ह क्या रहता है, एस टाइप में कुछ बना रहता है, आपने देखा होगा। तो ये इसका चिन्ह ऐसा होता है। 2 पॉइंट हो गए। अब इसके आगे की ओर देखते हैं। अब इसका तीसरा देखते हैं, यति किसे कहते हैं। टी, छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे यति कहा जाता है। अब कोई भी छंद पढ़ रहा है, आप कोई भी दोहा ले लीजिए, आप उसे पढ़ रहे हो, लेकिन छंद को पढ़ते समय आपको एक कॉमा मिलेगा तो आप वहाँ पे रुक जाओगे, आप फिर पढ़ोगे तो उसे जो है यति कहा जाता है। अब आप कोई भी छंद है उसे पढ़ रहे हो और आप कॉमा लगा, कुछ भी लगा, आप रुक जाते हो तो वो उस रुकने को जो है यति कहा जाता है। बात करते हैं गति की। गति का अर्थ है प्रभाव। छंद को पढ़ते समय प्रभाव एक सा हो। मात्रिक छंदों के लिए इसका विशेष महत्व है। मतलब ये कि हम कोई दोहा पढ़ रहे हैं, कोई काव्य पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ने की गति रहती है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ प्रभाव होता है। गति भी वही मतलब होता है, प्रभाव भी वही मतलब होता है। अर्थात छंद को पढ़ते समय प्रभाव एक सा हो। अब आप कोई भी छंद है यानी कोई भी दोहा पढ़ रहे हैं, कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में जो है आपकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप तेज पढ़ रहे हैं तो आप तेज पढ़े, आप धीरे पढ़ रहे हैं तो धीरे पढ़े। तो ये वही बोल रहे हैं कि मात्रिक छंदों में जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वो जो छंद है उसमें जो है इसका विशेष महत्व होता है। अब बात करते हैं तुक की। पद के चरणों के अंत में जो समान स्वर आते हैं उन्हें तुक कहते हैं। कोई भी पद यानी कोई भी दोहा है, उसके जो चरण होते हैं, मैंने आपको बताया 4 चरण होते हैं। एक लाइन में एक कॉमा लगा तो वो 2 हो गए, फिर नीचे लाइन में एक कॉमा लगा तो वो 2 हो गए, ऐसे करके कितने हो गए, 4। बोल रहे हैं कि कोई भी दोहा है उसके जो चरण है यानी 4 चरण, लेकिन वो कह रहे हैं अंत वाले, जो लास्ट की लाइन रहती है उसका जो चरण है। तो इस उदाहरण से समझ लेते। वन से चुन चुन जो मीठे बैर नित्य वे लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। तो लाई थी और ललचाई थी, स्वर जो है एक समान आ रहे हैं, तो उन्हें जो है हम तुक कहते हैं। गढ़ किसे कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। मतलब जो अक्षर होते हैं वो होते हैं वर्ण। तो 3 वर्णों के समूह यानी जो 3 अक्षर होंगे उनका जो समूह होगा उनको जो है हम गढ़ कहेंगे। तो हो गए छंद के अंग और इनकी जो की डेफिनेशन। अब देखते हैं छंद के प्रकार कितने होते हैं। के प्रकार जो है 4 होते हैं और छंद के अंग मैंने अभी आपको बताया 6 होते हैं। तो छंद के प्रकार के एक डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट होता है इसका वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा वर्णिक व्रत और चौथा होता है मुक्त छंद। अब देखते हैं वर्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे सवैया, इंद्रव्रजा आदि। बात करते हैं मात्रिक छंद की। जिन छंद की रचना देख लीजिए मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, सोठा आदि। कोई भी छंद है वो दोहा है जैसे कोई, तो उसकी जो रचना है वो मात्राओं की गिनती के आधार पर जो की जाती है, दोनों के नाम से याद रहेगा। वर्णिक में अक्षर यानी अक्षरों की गिनती, मात्रिक में यानी मात्राओं की गिनती। जो है इससे एक ऑब्जेक्टिव आया था कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें डैश कहते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन मालूम होगी तभी आप लिख पाओगे ना, मात्रिक छंद कहते हैं। छंदों कर लेना, मैंने यहाँ पे छंद लिखा है, ये मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लें, आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब बात करते हैं कि इसके 3 प्रकार है। मात्रिक छंद है जो उसके 3 प्रकार है। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा है विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में ऐसा होता है जो 4 चरण होते हैं, इन चारों चरणों में जो मात्राएं होती है वो समान होती है, लेकिन जो अर्ध सम होता है उसमें और तीसरे चरण की जो मात्रा होती है वो समान होती है और दूसरे जो चौथा चरण होता है उन दोनों की मात्राएं समान होती हैं। और विषम मात्रिक छंद में कोई भी चरण समान नहीं होता, इसमें जो है कोई भी चरण जो है समान नहीं है। क्या आपको बस इसे समझना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो तो आप लिख सकते हो। इसका तीसरा देख लेते हैं, वर्णिक हो गया, मात्रिक हो गया। अब देखते हैं वर्णिक व्रत में जो है ऐसे छंदों को जिनकी गणना वर्णों के अनुसार होती है वर्णिक व्रत कहते हैं।
छंद में क्या होता है, जो वर्ण होते हैं उनकी गिनती की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनके अनुसार होते हैं। इनकी जो गणना होती है वो वर्णों के अनुसार होती है, और जो वर्णिक छंद था उसमें जो गिनती की जाती है वर्णों की। तो दोनों में फ़र्क है, आप समझना। इनकी गणना वर्णों के अनुसार हो रही है, उसे वर्णिक व्रत कहते हैं। बात करते हैं मुक्त छंद की। हिंदी कविता की बंधी छंद परंपरा के बंधनों को तोड़ना ही मुक्त छंद कहलाता है। बंधनों को तोड़ना आएगा, तो नहीं आएगा बीच में, तो आप उसे हटा लीजिएगा। जो हमारी हिंदी कविता है उसमें जो बंधी छंद परंपरा है, जो पहले से बनी है कि छंद ऐसे करो, उसकी परंपरा है, जो उसके बंधनों यानी उसकी जो रीति रिवाज है उसको जो तोड़ना ही मुक्त छंद कहलाता है। आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए, मुक्त, जिसमें मुक्त हो, किसी भी चीज़ की बंदिश ना हो, वो जो है मुक्त कहलाता है। तो छंद में भी होगा कि उन्होंने छंदों के बंधनों को तोड़ दिया है, जो होता है मुक्त छंद कहलाता है। आगे क्या लिखा है, निराले जी ने सर्वप्रथम मुक्त छंदों का प्रयोग किया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, इसलिए आप ये याद रखना कि सर्वप्रथम मुक्त छंदों का प्रयोग किसने किया था, तो निराला जी ने। आगे जो है मैं 5 वो जो हैं उनको डिटेल में समझाऊंगी। आपने बिल्कुल छंद को एकदम बेसिक से समझ लिया है, अब इसके आगे हम और डिटेल में उन 5 को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।